मेल हैं और मेल होके मेकअप कर रहे हैं, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन ये सीक्रेट मैं नहीं बताना चाहूंगी, क्वालिटी कि हमारी ब्राइड अरोमा की ब्राइड जैसी ही दिखे। और अब हम लोग सैलून तक पहुंच चुके हैं। हमारी फर्स्ट सीरीज में ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी आपने। मुझे ये जानना है, कितनी छोटा सैलून से स्टार्ट किया जा सकता है? मतलब अगर कोई है जिसके पास लीस्ट मनी है, लीस्ट मनी मतलब जितना मिनिमम सोच सकते हैं, बस उसके पास एक वैनिटी बैग है, या तो वो फ्रीलैंसिंग में बना है हाँ। करते हुए, या तो मेकअप कोर्स करते हुए भी शायद आप वैनिटी रेडी करा देते हाँ, हो, करा देते हैं। तो या फिर वो जॉब करते वक्त भी वैनिटी रेडी हो जाती है। तो सिर्फ वैनिटी बॉक्स है अभी मेरे पास, और एक एज अ पर्सन मैं हूँ, तो उसको नेक्स्ट पहला क्लाइंट जो आप बता रहे हो वो अब उसको जॉब से मिलने लगा है, लाइक लिंक बना लिया है, अब सैलून डालने की बारी है, तो कहाँ से स्टार्ट करें? देखिए, अगर वो कैपेबल हैं तो कहीं भी वो खोल सकते हैं, और क्लाइंट तो ऑलरेडी उनके पास बने हुए हैं, तो कहीं भी रहेंगे वो आ ही जाएंगे। और मुझे लगता है अगर वो घर से भी, अगर उनके पास कुछ भी नहीं है, अगर वो बैठ भी जा रहे हैं, अगर उन्होंने बाहर जॉब करते हुए घर पे भी क्लाइंट लेना स्टार्ट कर दिया, उनके पास कुछ भी नहीं है, दो चेयर ही लगा लिए, तो भी क्लाइंट्स मिलने लगेंगे और आपके काम का ही पैसा आपको मिलता है। तो वो पैसा आप जॉब करके महीने में आप 10,000 कमा रहे हो, वो शायद आपके घर में आपको मिलने लगे, एक दिन में मिलने लगे। और फिर इससे चीज़ें मुझे लगती है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपको एक सलोन, छोटा ही सलोन खोलने के लिए आप इतना पर्याप्त हो जाओगे 1 साल में। मतलब आप जो जॉब से पैसा कलेक्ट कर रहे हो उससे एटलीस्ट एक मिरर लगाओ, दो चेयर लगाओ, वैनिटी तो आपके पास है ही। है ही। इंटीरियर मैटर करता है। मैटर तो करता है, लेकिन अगर आपका काम बेस्ट है तो मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि भाई इंटीरियर फ्रीलांसिंग में मैटर नहीं करता, लॉन पर्पस से आप काम कर रहे हो तो वो थॉट लेके आपको काम करना है, कि टारगेट रख के काम करना है कि आज हमने 10 क्लाइंट कैसे भी डील करनी करनी है और इतने पैसे हम कलेक्ट करने करने हैं। क्या तरीका हो सकता है क्लाइंट लाने का? जैसे मेकअप के क्लाइंट्स मिल गए, हम्म। या मेकअप तो सीजनल चीज हो गया, कहाँ से लाएं? क्योंकि अब घर पे बैठ के करना है, क्योंकि अब सैलून हो गया है, हम्म। तो अब ये सैलून है। हम्म। यहाँ पे मैंने मिरर लगा लिया, दो चेयर लगा लिया, और मेरे बेस क्लाइंट्स हैं हम्म। 50-100। तो ऐसा तो है नहीं कि वो 100 क्लाइंट्स डेली आते हैं, वो हम्म। महीने में, 2 महीने में कभी उनके घर शादी हुई तो आएंगे। तो यहाँ पे कैसे अट्रैक्ट करें क्लाइंट्स? आजकल अट्रैक्शन का बहुत अच्छा तरीका भी तो आ गया है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम। आप अपने ही ऊपर कुछ कुछ अप्लाई करके आप ऑनलाइन आ जाइए, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं। आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, संडे ऑफ है या सैटरडे ऑफ है, हमारे सैलून में समटाइम थर्सडे या सैटरडे ऑफ होता है, आप लाइव आ जाइए, आप कुछ भी करके आप डाल दीजिए, ऑफर डाल दीजिए या कुछ भी डाल दीजिए। नहीं है तो जो क्लाइंट आपके पास आ चुके हैं उनके नंबर्स तो होंगे, उनको रिकॉल करिए। आप एक रिलेशनशिप तो बिल्डअप कर चुके हो, तो ठीक है मैम, बहुत दिन हो गया है आप आए नहीं, आप एक बार आइए, ठीक है आईब्रो ही कराने आ जाइए, उससे रिपीट होते हैं। प्लस जो सीजनल चीज़ है, जो मेकअप का पार्ट है, अगर आप ये थॉट सोच के कर रहे हो कि हाँ भाई हमें एक सलोन ओनर बनना है, तो बुकिंग के भी तो पैसे आते हैं। भले आपका काम नहीं हो रहा है उस समय पे, 6 महीने बाद हो रहा है, पर बुकिंग के जो वो 500 रुपये आ रहे हैं वो भी तो एक काम ही है, आपका एक पैसा ही है। वो भी तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप बैठ घर में बैठे हो और आप कॉल पे कर रहे हो, तो हाँ अपने काम दिखा रहे हो, भेज रहे हो, एंड सुबह हो गया, आपका एक थॉट होना चाहिए कि हाँ भाई हमें सुबह होते ही हमें, आजकल फ़ोन में आता है ना कि ग्रुप बना लो, हम्म। ब्रॉडकास्ट बना लो, हम्म। एंड ब्रॉडकास्ट में सारे नंबर्स होते हैं, तो उनको ये चीज़ें, अपनी चीज़ों को भेज दो ताकि भाई वो जाता रहे। अगर डेली नहीं भेज पा रहे हो तो आप कस्टमर को हफ्ते में 2 दिन रिमाइंड कर दो ताकि आप अवेलेबल हो वहाँ पे, कस्टमर ना भूले। अगर सपोज दैट एक ही क्लाइंट है, मेकअप की है, वो दोबारा नहीं आने वाली, पर अगर आप उनसे फ़ोन में टच रहोगे तो रिमाइंडर रहेगा कि ये मेरे ही, जहाँ मैंने किया है सलोन में काम कराया था वही है। तो नेक्स्ट जब भी उसके दीदी मामी चाची भाभी आएगी तो वो अपना सलोन भूलेगी नहीं। भैया ये नंबर दे रही हूँ कि नंबर मुझे नहीं ढूंढना पड़ेगा, हम्म। नंबर दे रही हूँ, बात कर ले। वहीं से आपकी चीज़ें स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए कि मैंने 100 क्लाइंट्स किए हैं, हम्म। और 100 को आप कह रहे हो कि मतलब मैं वीकली 2 बार 3 बार
रिमाइंडर, क्योंकि मल्टीपल मैसेज से शायद वो स्पैम भी हो सकता है। हाँ, डेली के मैसेज से वो भाई हमारे पास भी डेली कोई मैसेज करेगा तो हम इरिटेट ही हो जाएंगे। राइट। नहीं है तो आप कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आपके पास ऑफर तो भाई हम लगाते हैं, बहुत रेयर लगाते हैं, तो आप उनको भेज दो, उस समय महीने में एक बार भेज दो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप कुछ कर रहे हो, आपके यहाँ प्रोग्राम है, बहुत खास क्लाइंट हैं, तो आप उनको भी इनवाइट कर सकते हो। उनका बर्थडे नोट करिए, उनके बर्थडे पे कुछ आप स्पेशल भेज सकते हो कि हम ये आपके लिए, आप उनका अगर एड्रेस नोट कर रहे हो तो आप भिजवा दीजिए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। राइट। और उनकी एनिवर्सरी आती है जिसका आप सैलून, हमारे यहाँ भी होता है कि भाई एनिवर्सरी हम कर चुके हैं, अब 1 साल तो आने वाला है, तो उनकी एनिवर्सरी तो फर्स्ट एनिवर्सरी हर कोई मनाता है एकदम हर कोई सेलिब्रेट बनाता करके। है। और और एक सैलून ओनर अगर उनको एक स्पेशल फील करा रहा है, ये 2 गुलाब ही भेज दे रहा है उनके लिए, 2 चॉकलेट ही भेज दे रहा है और उनको विश कर दे रहा है मियाँ बीवी को, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वो रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। आपके हिसाब से एक दिन में कितने मैसेजेस या कितने कॉल्स इंसान को करने ही चाहिए अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं? ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। मैक्सिमम? मैक्सिमम देखिए, जितना आपके पास है उतना कोशिश करिए कि हम 100-200 तो कर ही दें, कि आपका एक टारगेट होगा कि हम 200 कॉल्स तो आज करेंगे ही करेंगे, मिनिमम। मिनिमम करेंगे 200 कॉल्स, चाहे वो लगे या ना लगे, आपको मिलाना ही है। और आजकल तो बहुत है कि भाई फीड में क्लिक करो और तुरंत आपको डायल भी नहीं करना पड़ता है, क्लिक करो और 200 कर लो भाई, टिक करते जाओ, टिक करते हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस। और अगर आपको बर्थडेज और एनिवर्सरीज याद है तो उसके अराउंड आप मतलब उनको रिमाइंडर डाल सकते हो कि इफ यू आर सेलिब्रेटिंग तो हम लोग अवेलेबल हैं। फिर उनके फेशियल, लिए भी, आईब्रोज, हाँ, बहुत सारे टर्म्स उनके वगैरह। लिए भाई आपका नाम, वो आप ऐसे फीड कर दो कि भाई इनका बर्थडे आने वाला है, इनका एनिवर्सरी आने वाला है, ताकि आपके सिस्टम में वो पॉपअप आ जाए कि भाई 4 दिन बाद इनका आने वाला है, तो मैम आपका आने वाला है, एंड आप हमारे यहाँ आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है कि आप यहाँ पे आइए और अपना चीज़ें करा लीजिए। फेशियल है भाई, लेडीज़ को फेशियल कराना है, ग्रूम अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना फर्स्ट एनिवर्सरी, तो भाई वो भी आके अपना बियर्ड सेट, हमारे यहाँ यूनिसेक्स सैलून है, वो भी करा, दोनों आ जाए। राइट। तो बेसिकली अच्छा, ये मान लीजिए 100 क्लाइंट्स हैं, 100 के तो नंबर्स हैं, हाँ। नए नंबर्स कहाँ से लाएं? मतलब क्योंकि 100 को कितनी बार करेंगे? अह, वो जो 100 क्लाइंट हैं वही आपको 200 एंड 500 क्लाइंट देके जाएंगे, क्योंकि अगर आप 100 से रिलेशन बना चुके हो तो 500 क्लाइंट आपके कहीं नहीं गए। भाई उनके भी तो कोई देवर होगा, कोई भाभी होंगी, कोई चाची होंगी, कोई बुआ, कोई फूफा, कोई तो होंगे, तो वो 500 क्लाइंट आपके कहीं नहीं गए। राइट। चलिए, ये मैं समझ गई कि हाँ, 100 क्लाइंट से 500 क्लाइंट्स तक तो पहुंच ही जाएंगे। आराम से। और उसके बाद क्या उस लेकिन अगर काट रही हूँ बात, अगर आपका कोई भी, आपने सपोज आप एक ओनर हो, अगर आपने बहुत अच्छा बिल्डअप किया है तो आप अपने स्टाफ को भी वैसा ही बिल्डअप करोगे जैसा आपका बिहेवियर है। अगर आपने बहुत सारा क्रेडिट बना लिया है और आप स्टाफ को वो ट्रेनिंग नहीं दे पाए तो खराब होने में समय नहीं लगेगा। राइट। मैं इसी पे आ रही थी कि मान लीजिए कि मैंने 100 क्लाइंट्स बना लिए, हाँ। और 100 के बाद क्योंकि अब ये मुझसे मैनेज नहीं होने वाले प्लस वाले, क्योंकि एक एक कैपेसिटी है। अब मैंने एक लड़की हायर किया या एक हायरिंग ली, और तो हायरिंग प्रोसेस पे मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? देखिए, पहले तो वो बहुत लॉयल होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा फर्स्ट मीट? फर्स्ट आपको कुछ ऐसी चीज़ें अपनानी पड़ेगी, आपको उसका टेस्ट करना ही करना पड़ेगा 1 महीने 2 महीने के दौरान। किस तरह से, मतलब कुछ ऐसा सैंपल? सैम्पल्स ये होते हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि वो कितना लॉयल है। मैंने भी बहुत सारे टेस्ट किए हैं, जैसे? सपोज दैट रिसेप्शनिस्ट ही हमने रखा, तो एक दिन में अगर मेरे पास 50,000 का सेल हो रहा है तो सुबह आके हमने उसमें 2,000 रुपये डाल दिए कि भाई अगर 50,000 की सेल है और 2,000 मैंने उसमें डाल दिए, तो अब मैं देखना चाहूंगी कि वो 2,000 रुपये वो एक्स्ट्रा उसमें लिखती है या फिर वो गमन हो जाता है। तो इससे तो लॉयलिटी, अगर वो गई तो समझ जाओ कि हाँ भाई कुछ है, आप उससे पूछ सकते हो। तीसरा है कि आजकल कैमरास भी हैं, लेकिन अगर
आपका बंदा बहुत स्मार्ट है तो कैमरा काम नहीं आएगा। कैमरा काम नहीं आएगा, क्योंकि आप कब तक कैमरा देखोगे? अगर आप कब यही करोगे तो फिर खुद ही कर लोगे। खुद ही कर लोगे तो कैमरा काम नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं वो सामने से आपको खुद ही दिख जाएगी 2-3 महीने में। आराम से। आ, अब बहुत शातिर है कि आपसे भी बड़ा शातिर है तब नहीं बता पाओगे आप। ऐसा कभी हुआ है कि ऐसा लगा हो कि ये वाला स्टाफ मतलब ज्यादा हाँ, ही मेरे साथ हुआ है, तभी से तो मैं और सब, ये मेरे साथ हुआ है। मैंने आपका एक स्टेटस देखा था कुछ दिनों पहले की बात है, आई थिंक अ ईयर बैक। हाँ। उसमें था कि आई हैव फायर्ड स्टाफ हम्म। एंड आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू हायर, मेक श्योर कि हाँ। आपने सारी चीजें चेक कर ली है। हाँ। बिना नाम लिए आपने ये चीजें मेंशन की थी, क्या हुआ था? हमारे स्टूडियो में एक्चुअली हमने ज्वाइन किया था, मैनेजर को ही ज्वाइन किया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन हमारे पास उस समय पे इतने काम होते थे कि हम सलोन भाई मेकअप कर रहे हैं तो मैं अंदर ही रह जाती थी, बाहर रिसेप्शन पे नहीं आती थी। एंड सलोन में ऐसी चीज़ें होती थी कि भाई 2 मैनेजर रखो तो दोनों में अगर बॉन्डिंग अच्छी बन गई, हम्म। या तो भाई दोनों का 36 का आंकड़ा हो तब चीज़ें क्लियर होती है, या तो फिर अगर बॉन्डिंग बन गई तो आपका पैसा ऐसा जाएगा कि कह वो ऐसे कह के चोरियां करते थे कि भाई समुंदर में से अगर एक लोटा पानी निकाल लो तो कहाँ पता चलेगा। राइट, तो है मतलब ना। क्या, कैसे क्या किया होगा, कैसे पकड़ा आपने, क्या हुआ था? जैसे उस समय पे मेरे पास 50-52 ऐसी ब्राइड होती थी वो सेम डे में, हम्म। तो मैं करती थी, और मल्टीपल मेरे पास स्टाफ भी थे, 20, 30, 40, 50 स्टाफ भी होते थे, काम भी होता था, एंड 2-2, 3-3 मैनेजर भी हमने रखे हुए थे। बेतिहाता की बात है, एंड उस समय पे बॉन्डिंग अच्छी बन गई, डेली का डेली, उस समय नवंबर दिसंबर का सीज़न होता है, डेली भाई 40 ब्राइड आ रही है हमारे पास, 50 ब्राइड आ रही है। और कुछ मैंने स्टूडेंट भी अपने हायर कर रखे थे जो हमने सिखाए थे, तो डेफिनेटली हम अपने ही बच्चे को हायर करते हैं। तो ये लोग जो हम एकेडमी पार्ट के जो बच्चे थे, ये कुछ आते थे, एंड वो बच्चों से ये बाहरी बैचेस जो स्लॉट फुल हो जाता था या फिर नहीं भी फुल होता था तो इनका एक बना हुआ था कि हम बच्चों से काम कराएंगे एंड पैसा हम आपस में बांट लेंगे, ऐसा होता था। एंड कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि भाई हमारे पास अगर 40,000 की बुकिंग हो रही, मेकअप का हो रहा है, एंड उसमें से 2 से 3 नाम की एक ही ब्राइड, एक नाम की 2 से 3 ब्राइड आई। सपोज आप जायसवाल हो, वो त्रिपाठी हैं, वो कोई है सेम नाम की, ज्योति त्रिपाठी या ज्योति जायसवाल या फिर शिवांगी जायसवाल, तो उसमें से 2 ब्राइड का नाम लिखा जाता था, 2 ब्राइड का नाम आउट होता था। एंड काम मैं करती रहती थी, मेरे पास पता होते थे कि यार हम भाई इस पे नंबर लिखे जाते थे, ये नंबर की ब्राइड आई, एंड नाम नहीं लिखा होता था, एंड फीड में भी नाम नहीं होता था, बस नंबर में करती जाती थी अंदर 40 का। नंबर ऑफ शूट्स, मतलब नंबर ऑफ मेकअप्स कितने हो रहे हैं, ये कैसे पता चलता था? मतलब अभी आपने बोला यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं, मतलब ये क्या ट्रिक है? ये ट्रिक होती है कि जैसे हमारे पास 50 ब्राइड्स हैं, हम्म। तो 50 ब्राइड्स में कौन ब्राइड सबसे पहले आ रही है तो हम उसके नाम पे एंड ब्रांड ले, क्योंकि मैं बाहर ब्रांड पूछने नहीं जाऊंगी कौन सा ब्रांड इन्होंने लिया है, तो मैं 4 से ब्रांड या मल्टीपल ब्रांड करती हूँ, तो वो ब्रांड उस पर मेंशन होता है कोड फॉर्म में, जैसे डॉक्टरों का कोड होता है कि ऐसा होता है, तो मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ कि हाँ भाई ये नंबर की ब्राइड है एंड ये इसका ब्रांड है। तो इस ब्रांड पे भाई हमें क्या क्या चीज़ें देनी है उनको वो हमें पता होती है, सारे स्टाफ को पता होते हैं। और इससे क्या होता है ना, अगर आपके पास 10 ब्राइड हैं तो कौन सी ब्राइड का नंबर पहले आने वाला है, फिर वो आराम से बैठी रहती है। चिल्लम चिल्ला नहीं होता है कि हाँ भाई मुझे जल्दी जाना है, जल्दी तैयार कर दो, एंड मुझे शूट कराना है जल्दी आपका नंबर का वेट करो, हम कर कर देंगे, हाँ। आराम से बेटर रहता है। तो 5 हेयर स्टाइलिस्ट हैं, हम्म। तो कौन पहले आगे बढ़ेगा, ये कैसे डिसाइड होता है? लाइक मान लीजिए मैंने 10 स्टाफ रख लिए हम्म। और 5 में से पांचों ये सोचने लगे अरे ये जाए, अरे ये जाए, मैं थोड़ा। नहीं, सपोज क्या होता है ना कि पहले तो क्लाइंट से एक स्टाफ पकड़ता है कि भाई क्लाइंट्स की नीड पूछता है
कि भाई मैम आपको किस टाइप की हेयर स्टाइल चाहिए, अगर वो बताती है कि नहीं थोड़े एडवांस चाहिए, तो हमारे आर्टिस्ट में थोड़ी बॉन्डिंग होती है कि हाँ भाई अगर वो नहीं कर पा रहा है तो दूसरे से वो कोऑर्डिनेट कर लेता है कि आपको देख लीजिए ये चीज़ें अच्छा, हो रही स्टार्स हैं। में भी ऐसा होता होगा, लेवल 1 हाँ लेवल 2। हाँ, तो जिस तरह का, अगर सिंपल क्लाइंट है, सिंपल उनको चीजें डाइवर्ट, चाहिए, हाँ। तो उनको ऐसा वाला दे दिया जो बिगनर है टाइप ऑफ हम्म, ना, कि हाँ, हाँ, एडवांस वाले को सबसे एडवांस क्लाइंट दे एडवांस दिया, देखता है। जिसका सबसे ट्रिकी हेयर स्टाइल होने हम्म, वाला है। हर किसी का अपना लेवल होता है ना कि कितना वो ट्रिकी से कर सकता है और कितना फास्ट कर सकता है। तो ऐसे में एक्सपर्ट ही रखते हो, बट फिर भी बच्चा कभी कोई स्लो करता है ऑब्वियसली कोई ऑब्वियसली फास्ट 5 करता है। एक्सपर्ट में से भी हाँ लीस्ट एक्सपर्ट, मोस्ट एक्सपर्ट हाँ, ऐसे भी होते होंगे। होते हैं। तो क्योंकि कोई बच्चा मेकअप सब करते हैं सीनियर आर्टिस्ट में, लेकिन एक मेकअप कोई 1 घंटे में करेगा, कोई आधे घंटे में, कोई 10 मिनट में करके खत्म कर देगा सेम मेकअप। तो एक्सपर्टीज अच्छा, होते हैं। अभी आप बता रहे थे कि जब मैंने पहला स्टाफ रखा तो उस टाइम पे उसको लॉयल्टी चेक किया, और बाकी मैंने उनको 2 महीने ट्रेन मतलब अपने साथ रखा। और आपने ये भी बोला साथ में कि उस स्टाफ के अंदर वो क्वालिटीज होने चाहिए, क्योंकि एज एन ओनर आपके लिए वो बहुत ही अपना क्लाइंट है। बट वो फीलिंग वो स्टाफ के अंदर नहीं, क्योंकि वो सैलरी पर है, उसके लिए काम है। हम्म तो एक पहला कि वो चीज़, वो वाइब कैसे उस स्टाफ के अंदर डाले कि उसे भी वो अपना, उतना ही अपना लगे, पहला। एंड दूसरा, मुझे ये जानना है कि आपके सारे स्टाफ, जैसे आप कहते हो, मैंने देखा है कि अगर मैं अरोमा का पेज खोलूं तो हर मेकअप, चाहे उसमें मेंशन्ड हो जीटी ब्राइड, चाहे ना मेंशन्ड हो जीटी ब्राइड, लेकिन वो सारे मेकअप्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। हम्म तो उस लेवल पे उतना ही सेम मेकअप देना हम्म। कैसे पॉसिबल है? कैसे उतना ही ट्रेन कर पाते हैं? क्या ये नेचुरली होता है या बहुत कुछ ऐसा सिखाना पड़ता है उन्हें? देखिए सिखाना तो पड़ता है, पर बच्चों में ना इंटरेस्ट भी होता है कि भाई वो बच्चा किस लेवल का इंटरेस्ट लेके आ रहा है सीखने। आप कोई भी जिम्मेदारी दे रहे हो तो आप परख लोगे कि हाँ भाई ये उस जिम्मेदारी को निभा पाएगा या नहीं। 1 से 2 बार दोगे, अगर वो नहीं निभा पा रहा है आप क्विट कर दोगे उसको, भाई तीसरे को दोगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ 1 से 2 बार में कि वो जिम्मेदारियां कितनी निभा। अगर आप इतनी जिम्मेदारियां दे रहे हो, इतने से अगर वो इतना दे रहा है आपको, तो मतलब भी मोर कई बार कैपेबल। ऐसा भी होता है कि आपने कोई स्टाफ रखा, हम्म, आपका टेस्ट है एक, हाँ, और अरोमा जो है वो आपका एक टेस्ट है, पर वो सेम टेस्ट स्टाफ को देना, जैसे किसी को रेड लिपस्टिक पसंद होती है, किसी को न्यूड लिपस्टिक पसंद होती है। एक जेंजी को हायर कर लो तो नो मेकअप मेकअप लुक पसंद होता है। हम्म और अब क्लाइंट आती है और वो कहती है मुझे आपको जो अच्छा लगे आप वो करो। हम्म पर अरुमा का पेज कहता है कि मैं इस तरह की ब्राइड्स रेडी करती हूँ, तो मुझे ऐसी ही ब्राइड्स रेडी करनी है। क्या हम्म। कोई रूल है ऐसा? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन हर किसी के मेकअप करने का तरीका अलग होता है। किसी की एक स्पेशलिटी होती है कि काइंड ऑफ हमारी ब्राइड्स हमारे ही तरीके की दिखती हैं। जैसे हर एक मेकअप आर्टिस्ट का पर्टिकुलर एक सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर मेकअपर। आप उनके पेज पे जाओगे तो उनके ही टाइप के वो मेकअप दिखते हैं। कैसे? क्योंकि सीनियर मेकअप आर्टिस्ट अलग अलग इंसान मेकअप कर रहा है, आप कह रहे हो हर मेकअप हर इंसान का अलग होता है, फिर वो सारे सेम कैसे लगते हैं? मैं यही एक मेरे अंदर। सेम नहीं लगते मैम, जो सीनियर होता है ना वो मेकअप अपने सीनियर आर्टिस्ट से मैं भी कराती हूँ, कोई भी कराएगा, लेकिन वो टचअप तो जाके खुद ही करेगा। ओके। कि वो भाई सीनियर आर्टिस्ट के मेकअप से वो कर रहे हैं। मेरा सैलून है, मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी ब्राइड अरोमा की ब्राइड जैसी ही दिखे। राइट, मतलब मैं यही हाँ पूछना चाहती हूँ कि जो अरोमा का एक टैग है वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ नाउ, अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आप एक इंसान हो, 3 अलग मल्टीपल। सैलून है, तो ये तीनों जगह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बैलेंस हो रही है? बैलेंस जैसे एक तो गोरखनाथ हर्षिता डील करती है, तो हमारा जो मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट है उसको हम देवरिया शिफ्ट करते हैं, जो एकदम हमारे साथ बहुत सालों से जुड़ा हुआ हमारी पूरी टेक्निक की। हाँ भाई जिस दिन हम अवेलेबल नहीं रहे, वो हमें पता है कि हमारा अरोमा या मेरा हाथ टच दे सकता है, उसको हम भेज देते हैं कि जिस दिन भाई हमारा सलोन है, हमारे पास ब्राइड्स हैं, उस दिन वो टचअप करके आते हैं। और बाकी सीनियर हर्षिता का तो हाथ हो ही गया है, तो वहाँ वो लीड कर लेती। जब आपने अपना पहला सैलून डाला था, मुझे ये जानना है कि उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया, क्योंकि वो सैलून इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी इतना छोटा भी नहीं है।
तो नहीं क्या वो वो पहला जो था वो पहले हम लोगों ने 500 स्क्वायर फीट में खोला था, छोटा ही था। लेकिन हमारे पास बजट का तो इशू था क्योंकि हम सैलरी बेस्ड थे। मैं भी और गौतम जी भी सैलरी बेस्ड थे, तो हमारे पास उतने कलेक्शन नहीं हो पाते थे। तो जो फाइनेंसियर थे वो हमारे हस्बैंड थे, क्योंकि वो सिविल इंजीनियर थे। मेरा जो ससुराल बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग है। तो उन सारा इन्वेस्टमेंट पार्ट उनका था। अ, लेकिन उन्होंने ट्राई किया था, उन्होंने ये बोल के किया था कि मैं ये अपनी बीवी पे नहीं लगा रहा हूँ। उस समय पे उनको उनको मेरे पे भरोसा नहीं था। उन्होंने ये बोल के किया, गौतम तेरे लिए पैसे लगा रहा हूँ, इसको डबल करना ट्रिपल करना, अब तुम लोग इसको, मैं भूल जा रहा हूँ, अब तुम्हें इसमें ग्रोथ करनी है, इसको आग कितनी लगा बड़ी लगा देना है। इन्वेस्टमेंट किया था सर ने? फर्स्ट जो हमारा 500 स्क्वायर फीट का सैलून था, आई थिंक उसमें 20-25 लाख तक गए थे। जो गोरखनाथ वाला है नहीं, उससे भी? जो हमारा पार्टनरशिप वाला है। अच्छा, ओके। हाँ। और उसके बाद अच्छा, जब आप लोग डिस्प्यूट के बाद अलग हुए तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ? क्या उसका कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकला कि हाँ, सोल्यूशन तो नहीं, ऐसे तो इन्वेस्टमेंट तो अप्रोक्स 60 तक चले गए थे, लेकिन जो फर्स्ट हमारा बाद में जो एक्सटेंशन हुआ था सैलून का, उसमें ही काफ़ी हम लोगों ने लगाया था, तकरीबन 60-70 लाख तक चले गए थे। लेकिन फर्स्ट जो हमारा तो 25-30 लाख में बन गया था। और फिर जब आप यहाँ पे अपना गोरखनाथ वाला हाँ। सेल्फ सैलून डाले तो उसमें क्या सर का इन्वेस्टमेंट था या वो आपका बूटस्ट्रैप था, अपनी सैलरी? हमारी कह सकते हैं कि मैं तब फर्स्ट अरोमा से इतना कमा चुकी थी कि मैं उसमें इन्वेस्ट, लेकिन स्टिल मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि वो सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं। तो उन हमारा जो इंटीरियर का खर्चा है वो बच जाता है। और उनका बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि वो, ब्लेस्ड। हाँ, ब्लेस्ड हैं कि वो मेरे साथ हमेशा तो बैकबोन होके खड़े उसके रहते बाद जो फर्स्ट सैलून आपने डाला, आपने कितने स्टाफ्स हायर किए थे वहाँ पे? हैं। जो अरोमा में गोरखनाथ में स्टार्टिंग, हाँ, लेट। स्टार्टिंग में मैम हम लोग सिर्फ 4 से 5 लोग थे। तो आपने रिसेप्शनिस्ट हायर की होगी? नहीं, रिसेप्शन पे मैं ही खुद बैठती थी, और हमारे साथ 3 लड़कियां और थी, मैं लेके 4 थी। और इसमें से आप ओनर थी और बाकी बाकी 3। लोग सैलरी बेस्ड थे? और सैलरी तो हमको भी उस समय पे भी मिलती थी, क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट सर का था तो पैसे उनको जाते थे और मुझे सैलरी मिलती थी, और ऐसा होता था। तो कब से आप वहाँ के ओनर बन गई? कब से आप सैलरी छोड़ी? और ओनर तो मैं आज भी नहीं हूँ। मैं ओनर, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप खुद काम कर रहे हो तो एक ओनरशिप लेके काम कर ही नहीं सकते हो। जहाँ ओनर की बात आती है वहाँ मैं सर को इनको ही रखती हूँ, हस्बैंड को अपने, और मैं अभी भी उनको सर ही बोलती हूँ। मैं भी मैं भी बोलती हूँ क्योंकि सर आप ये करने। हाँ, सर ही बोलती हूँ। तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस बंदे हैं, उनके नीचे काफ़ी रोज़ 200-300 मजदूर लोग काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर समझ पाते हैं एक वर्किंग कभी को। ऐसा हुआ है कि छोटे सी टीम में 4-5 लोग आप लोग थे, ऐसा कोई बात हुआ कि कभी लगा कि टीम मैनेजमेंट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग? हाँ, मुझे लगा कि जब मेरे यहाँ चोरियाँ हुई, तब मुझे लगा कि शायद मुझे पहले तो गर्व ऐसा होता था कि हाँ भाई, मैं सब कुछ डील कर सकती हूँ, मैं स्टाफ डील कर सकती हूँ। लेकिन जब चोरियाँ हुई और मैं फेल हुई कि हाँ सैलून में मैं ये चीज़ नहीं डील कर पाई, तो मुझे लगा यार, गोरखनाथ स्टाफ वाले में? नहीं, बेतिहाता जब मेरा न्यू ब्रांच खुला। गोरखनाथ वाले में सबसे छोटे स्पेस पे मैं बात कर रही हूँ कि सबसे स्टार्टिंग फेज में क्या डिफिकल्टीज आई जब लगा कि नहीं हो पा रहा है या ये वर्क नहीं कर रहा है, कुछ मिसिंग हो रहा है? कभी ऐसी चीज़ें तो नहीं आई, लेकिन हाँ, जब स्टाफ नहीं आते थे या छुट्टी पे रहते थे तो मुझे खुद को अकेले काम करना पड़ता था। तो मैं काम को लेके कभी भागती नहीं थी, टाइम देती थी क्लाइंट को, कितने देर में आप आइए, और मैं उसको फिर मैनेज क्लीनिंग करती थी। व्लीनिंग भी किया है कभी, मतलब? हाँ, मैं जब फर्स्ट सैलून खोली थी तो मैं बोली ना, सिर्फ 6 स्टाफ थे, हमने ना तो रिसेप्शनिस्ट रखा था और ना हमने झाड़ू पोछे के लिए काम वाली रखी थी। मैं खुद करती थी, मैं रिसेप्शन पे बिल भी बनाती थी, मैं मेकअप आर्टिस्ट भी थी, और तो मैं, रिसेप्शन पे जब आप बिल बनाते थे तो कोई डायरी थी या सिस्टम था पूरा? नहीं, रिटर्न था, डायरी रिटेन थी, था। हाँ। और जब गोरखनाथ वर्किंग कंडीशन में प्रॉपरली आ गया, आपने फर्स्ट मैनेजर हायर किया, हाँ। रिसेप्शनिस्ट हायर किया,
तो क्या क्वालिटीज चेक की उसकी, मतलब कैसे हायरिंग की, कहाँ से मिले पहली रिसेप्शनिस्ट, पहला स्टाफ कहाँ से लाया? पहली जो स्टाफ मैं पहले से नहीं लाई थी। जो मेरे पहले के स्टाफ थे मेरे पास जो रहते थे पहले, वो मेरे साथ आ चुके थे वहाँ पे, अच्छा, मतलब आप कुछ अकेले नहीं, बेतिहाता से। अब काफी लोग जो साथ में काम कर रहे थे हाँ उन्होंने भी साथ में शिफ्ट किया था हाँ, यहाँ बहुत पे? सारे लोग थे ना इसमें, तो हम्म। वहाँ पे जो उधर से आते थे वो वहाँ पे रह चुके थे। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी थे जो जिनको जॉब की नीड थी, उनको भी मैंने रख ही लिया था। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो मेरे साथ जुड़ के काम, उनको भले पैसे नहीं चाहिए होते हैं लेकिन मेरे साथ जुड़ के काम करने में उनको अच्छा लगता है, फिर भी मैं देती हूँ कि भाई मेहनत किया है, पूरा दिन का टाइम दिया है, आप रखो। बट उस समय पे जब मैं ना, मेरे को नीड पड़ी कि हाँ भाई मैं चली जाती हूँ घर या फिर कुछ करने, या फिर गौतम जी के वाले सैलून पे, तो यहाँ पे एक बंदी होनी चाहिए ताकि हर्षिता का कॉलेज था, हम्म। परमानेंट बैठ नहीं सकती थी। तो वहाँ पे एक मैनेजर मैंने हायर किया। उसमें क्वालिटी ये होनी चाहिए कि भाई आपका अ, आप कैसे क्लाइंट डील कर रहे हो, आपका वर्किंग पावर कितना है, आप पढ़े लिखे हो, क्योंकि भाई रिसेप्शन पे हर टाइप के बंदे आएंगे, भोजपुरी में भी बात करने वाले आएंगे, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। तो आपको भाई इंग्लिश फ्लुएंसी तो होनी चाहिए, और नहीं भी उतनी है तो आप इतना तो सोचो कि हाँ समझ पाओ चीज़ों समझ को। पाओ, राइट। भाई अगर आप टाइपिंग कर रहे हो, आप भले बोल नहीं पाओ, क्योंकि हम इंडियंस इंग्लिश प्रॉपर नहीं तो इंग्लिश तो बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते, राइट। इंग्लिश बोलते ही बोलते हैं। तो टचवुड मुझे मैनेजर मिल गई थी जिसका नाम तृप्ति है। तृप्ति बहुत अच्छी बहुत अच्छा सा डील किया उसने काफ़ी टाइम तक, और जब तक उसकी शादी नहीं हो गई तब तक वो हमारे साथ रही, बहुत अच्छे से रही। तो गोरखनाथ उठाया उसने। तो अच्छा, जब वो डील करना स्टार्ट करें हम्म, तो आपको काफ़ी टाइम मिल जाता होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। हम्म। तो उनको आपने कैसे गाइड किया कि क्या क्या करना है? जब वो 3 महीने मेरे साथ रही तो काफ़ी कुछ वो सीख चुकी थी, जैसे? क्योंकि शी वॉज टैलेंटेड। तो वो सीख चुकी थी कि कैसे क्लाइंट को, क्योंकि स्टार्टिंग था उसका, कभी पहले किसी सैलून में जॉब नहीं किया था उसने, लेकिन वो पढ़ी लिखी थी। उसका बातचीत करने का क्लाइंट से तरीका भी अच्छा था। वो मुझसे जैसे बात करी, मैंने हायर किया था तो मैं क्वालिटी समझ गई थी कि वो बात कर लेगी। बस उसको अगर 15 दिन में उसको सिखाए कैसे बात करनी है, अगर वो बगल में बैठी रहेगी तो हाउ टू टॉक विद क्लाइंट वो कर लेगी। तो कुछ चीज़ें थी जो मैं साथ साथ उसके लगी रही, 2 घंटे 4 घंटे पूरा पूरा दिन, कि कैसे क्लाइंट डील करने हैं, कैसे बिल बनाने हैं, कैसे सिस्टम अपडेट कभी करना कुछ है। ऐसा स्टार्टिंग में, मतलब नॉट इंटेंशनली हम्म। बट अनइंटेंशनली, कभी ऐसा हुआ कि उनसे कोई गलती हुई हो, लाइक कुछ ऐसी बातें बोल दी हो या कमिट कर दिया हो जो शायद नहीं कर सकते? ऐसा होता है आई गेस, मतलब। होता है कि जो कमिट कर दिया है फिर वो नहीं पूरी हो तो उसे आमने सामने बात कर सकते हैं। नहीं, जैसे उन्होंने कोई ऐसी कमिटमेंट किसी ब्राइड को दे दी हो और फिर वो आपको लगा हो, अरे यार, मतलब 500 के रुपए में तुमने 5,000 का काम कमिट कर दिया, मतलब ऐसा कभी हुआ है कि? हाँ हुआ है ऐसा कि हाँ भाई उसने भी बोला कि मैम ये मैं अपने तरीके से ये चीज़ें हम अपने क्लाइंट को देना चाह रहे हैं। तो ठीक है भाई, हम अपनी कैलकुलेशन जोड़ रहे हैं, अगर वो माइनस में जा रहा है तो ठीक है, हम आगे जब कोई क्लाइंट आएगी तो हम प्लस कर लेंगे। लेकिन हाँ ये चीज़ें ध्यान में रखो कि हाँ ये चीज़ें हमें, पहले तो हमारे खर्चे निकल जाएं, हम्म। फिर आप महान बनो। हाँ, मतलब जब आप कोई मैनेजर हायर करते हो तो लाइक एक फिक्स्ड प्राइस होती है, हाँ। और एक इंडियंस हैं जो नेगोशिएट करते हैं। हम्म। ये कैसे मैनेज होता है? कहाँ तक एक लिमिट मेंटेन होती है कि अम, कितनी राइट होती है मैनेजर के हाथ में, या कैसे उसको समझाया जाता है? कोई अगर स्टार्टिंग में मैनेजर रख रहा है हम्म। तो वो कैसे समझाए कि कहाँ तक आप लिमिट्स को समझो? देखिए सैलून लाइन में क्या होता है, लिमिट तो कि हमें तो मार्जिन होती ही होती है, और लिमिट एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी को अथॉरिटी नहीं होती, क्योंकि हम कमाने बैठे हैं। हर फील्ड में ही होनी चाहिए कि हाँ चलो ठीक है, अगर हम उनको अथॉरिटी दे के रखे हैं तो आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 का आप लिमिट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। हाँ, मतलब एक अगर इससे लिमिट ज़्यादा आपने बता करनी है, दिया। हाँ ये अगर इससे ज़्यादा करनी है तो फिर आप ओनर को शिफ्ट करो या बात करो, या या आपको किसी भी लग रहा तरीके। है कि हाँ वो कन्विंस हो जाएगा बट वो बार्गेन काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं,
हाँ तो शिफ्ट ओनर हाँ, हार्डली यार 2000 कर सकते हो आप, लेकिन पहले उसको सिखाना पड़ेगा कि आप भाई 5000 कर 500 500 का से स्टार्ट करो। स्टार्ट करो, अगर नहीं मान रहा नेगोशिएशन है। टेक्निक्स हाँ, बताने पड़े कि बताने एक पड़ेंगे ही कि भाई, बार में नहीं, हाँ क्योंकि हर बार बोल दिया है तो हाँ, तो इतनी। उतना नहीं कर सकते। हाँ वही, इतना लिमिट, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर अगर उससे ज़्यादा है, मेरी बात नहीं, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, कुछ हूँ, तो भाई ठीक है, आप 500 का और भी कर देना, क्लाइंट खुश, आप क्लाइंट नहीं जानी चाहिए। हम्म। अगर देखिए, हमारे पास ऐसे भी ब्राइड्स आए हैं जिनके पास बिल्कुल भी बजट नहीं है और वो हमारे पास मेकअप कराना चाहती हैं, बहुत गरीब भी होती हैं कि नहीं मैम मुझे कराना है, एंड समटाइम्स मैं फ्री भी करती हूँ, ठीक है नहीं है, लेकिन हाँ उसका पूरा कंडीशन जान के कि ये वाकई सच बोल रही है कि नहीं बोल रही है। बट मैंने ये भी सुना है हम्म कि जब हम कोई सैलून ओपन करते हैं या फिर हम कोर्स कर लेते हैं तो हमें एक पोर्टफोलियो रेडी करना होता है। हम्म तो आई गेस आपके हिसाब से जॉब कर रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है कि आप फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक कर लोगे आराम से। आराम से। बट जब आप सैलून ओपन करते हो तो आपको क्या पोर्टफोलियो की नीड होती है, और उसके लिए क्या हमें मॉडल मेकअप करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं या नहीं है? हाँ, डेफिनेटली मॉडल मेकअप ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई मॉडल, हमें अपने आप को अपडेट करने के लिए मॉडल मेकअप करना चाहिए, क्योंकि मॉडल एक ऐसी ब्राइड होती है जिनको हम अपने तरीके से रेडी कर सकते हैं। रियल ब्राइड को रियल ब्राइड के तरीके से रेडी, वो जो चाहती है आप उसी तरीके से आप उसको रेडी करोगे। लेकिन अगर आपको एक ग्लॉसी लुक देना है तो आप सिर्फ मॉडल पे कर सकते हो, आप रियल ब्राइड पे बहुत नहीं कर सकते हो कि एकदम ग्लास फिनिश दे दो 2 घंटे में बह जाएगा। आपको नथ पहनानी है, आप ग्लॉसी मेकअप दे दो, लिपस्टिक ग्लॉसी कर दो, पूरा फैल जाएगा, नहीं कर सकते हो। या तो फिर भाई ट्रिक हो कि उसकी छोटी नथ हो, बहुत खाए पिए कम, बोले कभी कम, ऐसा टचअप करती हुआ रहे। कि कोई ब्राइड आई, उसने बोला मुझे ग्लास फिनिश ग्लॉसी मेकअप चाहिए, और फिर उसे एक्सप्लेन करना पड़ा हो कि अगर हमने कर दिया तो आपके साथ ये डिमेरिट हो सकता है? हाँ, करना पड़ा है, उसको कन्विंस करना ही पड़ता है। सबसे पहले तो हम जितना दे सकते हैं ग्लास तो हम देते ही देते हैं, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा हम नहीं दे सकते। ओके। हम्म तो और जो ये सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि एकदम ग्लास नहीं, वो एक तो एक्चुअल मॉडल होती हैं, और जो देती भी ना उसमें इतना फोकस कर दिया जाता है लाइटिंग का कि वो ग्लास दिखता है, वो एक्चुअल मेकअप नहीं दिखता, प्लेन मेकअप कभी नहीं होता। तो जो अब जब हम लोग सोशल मीडिया अपना स्टार्ट करेंगे एज अ न्यू सैलून ओनर, तो क्या उसमें हमें चीज़ों का ध्यान रखना होगा सोशल मीडिया टर्म्स में? हम्म लाइक सोशल मीडिया पे जब हम अपना मेकअप दिखा रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? तो सबसे पहले तो आप क्लाइंट को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि मेकअप जब आप कर रहे हो तो वो माइंड मेकअप करके आए कि हाँ भाई मेकअप अगर लगा है तो थोड़ा तो मेकअप दिखेगा, लिपस्टिक दिखेगा, लाइनर दिखेगा, उतना तो दिखेगा। पतली लेयर लगेगी, हाँ बहुत मोटी नहीं कि भाई ओवर नहीं चाहिए, लेकिन सम ब्राइड्स फोटो देख के आती हैं कि नहीं एकदम पता ही नहीं चल रहा है, तो वो उनको प्रिपेयर होके आना पड़ेगा कि वो करना ही है। प्लस दूसरी बात ये है कि भाई ब्राइड जो आती है, क्लाइंट जो आते हैं वो नई नई ब्राइड बन रहे होते हैं, तो उनको अवेयर करना होगा सोशल मीडिया के थ्रू कि उनकी चुन्नी लाइट वेट की हो, उनका कंफर्टेबल शूज़ या सैंडल हो, उनके पास हर एक चीज़ हो, कलीरे हों। कभी कभी होता है हम लोग लहंगे आते हैं डोरियां टूट जाती है, वो लोग चेक ही नहीं, पैकिंग करके ही रखे रहते हैं। ब्राइड जब थोड़ी मोटी थी तब ब्लाउज ले लिया, और जब आ रही है तो एकदम पतली हो गई, हम कहाँ से, हम टेलर थोड़ी, हम तो मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो आप पहले से ही करके आओ, हमें और अवेयर मैंने करने पड़ते। पारुल गर्ग मैम के मेकअप में देखा है वो कि वो सिलते भी ब्लाउज नहीं, वो उनकी सॉरी। मॉडल्स होती हैं। अच्छा। रियल ब्राइड्स बहुत रेयर होती हैं, हम सुई धागा रखते हैं, लेकिन अब जिसके पास भाई बहुत सारे ब्राइड्स हैं ब्राइड्स हैं, तो वो उनके का पास उतना टाइम नहीं है, और मल्टीपल बंदे नहीं टेलरिंग कर सकते ना, कोई पर्टिकुलर वो बंदा फ्री नहीं है, उस दिन आया नहीं, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए ब्राइड्स को अवेयर होना पड़ेगा। वैसे हम रखते हैं, हम अपनी चीज़ें एकदम पर्टिकुलर रखेंगे, हर चीज़ें रखते हैं, लेकिन इन केस अब डोरी डोरी तो नहीं रख पाएंगे, या मल्टीपल डोरी रख लें, और फिर नाड़ा ही कितने खत्म कलर नाड़ा ही टूट गया, अब नाड़ा कहाँ से लाएं। चलो हम ब्लाउज ढीला हो गया, सिल लिए, स्टिच कर दिए, पिन लगा दिए, कुछ करे, और चुन्नी कहाँ से लाएं, चुन्नी घर पे छोड़ आते हैं लोग ये भी और बैकग्राउंड कितना इम्पोर्टेंट होता है। लाइक अगर हम मेकअप कर रहे हैं
उसे शूट कर रहे हैं, हम्म। तो क्या बैकग्राउंड में इम्पोर्टेंट होता है? बैकग्राउंड में आप देखिए, अगर शूट कर रहे हैं तो रिच बनाने के लिए तो बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आप रियल ब्राइड कर रहे हो तो अपने आपके काम को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैकग्राउंड का उसमें भाई एक प्लेन दीवार है, आप अपने काम को दिखाना चाह रहे हो सोशल मीडिया पे तो आप अपने काम को ही खाली दिखाओ। हाँ, लेकिन अगर मॉडल शूट कर रहे हो तो आप बाहर जाके करो, आप अपने काम को इनहांस करो। रियल ब्राइड के लिए बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई नया नया स्टार्ट किया है तो क्या उसे अपने प्राइस भी कम रखने पड़ते हैं स्टार्टिंग में? कम रखने पड़ते हैं, इवन उसको समटाइम्स फ्री भी करना पड़ता है। अपने स्किल्स को तो करो, आप अभी प्रैक्टिस जोन में हो, करना पड़ता है। बड़ा सवाल आपसे कि गोरखपुर में या इस सिटी में रोज 10-20 नए सैलून्स खुल रहे हैं। हाँ। हर 2 कदम 3 कदम पे एक पार्लर, एक सैलून है। हम्म। उसमें भी अपने आप को आपने रिच, हाई क्लास और बेस्ट रखा है। हम्म। इतने कंपटीशन के आने के बाद भी ये क्या ट्रिक्स थे जिसको आपने मेंटेन किया? क्या कॉन्फिडेंस था कि लोग मेरे पास ही आएंगे? वो कैसे हुआ? मैम देखिए, बहुत सारे सलोन्स तो खुलते हैं, कंपटीशन तो हो ही जाती है, बट उससे मुझे लगता है घबराना नहीं चाहिए। अपने काम पे फोकस करें, अपने काम को करते रहें, बजाय इसके कि बगल वाला क्या कर रहा है उसको छोड़ दें। आप अपने क्लाइंट को उसी तरीके से ट्रीट करें जब जैसे आप पहले करते थे। क्लाइंट डाइवर्ट होगा, डेफिनेटली होगा वो बाजू वाले, क्योंकि क्लाइंट की आदत होती है, वो 10 जगह घूमते हैं, चलो ये नया सलोन खुला है, नए में ट्राई देखते हैं। करते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं तो कुछ तो डिफरेंट मिलेगा उनको। एक बार अच्छा लगा, 2 बार अच्छा लगा, थर्ड बार वो डेफिनेटली आपके पास आएगा, क्योंकि आप उसको कंफर्टेबल 4 सालों से करते आ रहे हो। क्या चीज़ आपको लगता है कि वो जो डाइवर्ट होते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ होंगी, 2-3 चीज़ें जिसको आपको लगता है कि वी डू द बेस्ट? हम्म। वर्क तो मुझे लगता है कि एक पार्ट वो हो गया, काम हो गया डायरेक्ट, लेकिन उसके अलावा क्या ऐसा अच्छा है कि लोग आपके पास रिवर्स आ जाते हैं, जो जाते भी हैं वो वापस आ जाते हैं? मैम देखिए, जो जाते हैं, पहले बात तो हमारा जो कनेक्शन होता है क्लाइंट के साथ, कंफर्टेबल, हर किसी की अपनी बॉन्डिंग अपने तरीके से होती है। हमारी आपकी बन गई, आप न्यू सैलून खुल गया, आप दूसरे में ट्राई करना ज़रूर चाहोगे। और मुझे पता है कि मेरा कॉन्फिडेंस और मेरे जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता, हम करने ही नहीं देंगे, हम होने ही नहीं देंगे। इतना कॉन्फिडेंस तो खुद पे रखो ही कि बगल में दाएं 10 सैलून हो जाए, हम अपने जैसा तो होने ही नहीं देंगे किसी को। क्लाइंट को इतना कंफर्टेबल, इतना उसको फील करा दो कि वो जाए और फिर आए। और किस तरीके से करो, ये आपकी सीक्रेट होनी चाहिए। तो ये सीक्रेट मैं नहीं बताना चाहूंगी, क्योंकि वो सीक्रेट मैं सीक्रेट ही रखना चाहूंगी। ओके। तो जैसे स्टिल बहुत सारे ऐसे पार्लर्स हैं, स्टूडियोज हैं, मेकअप स्टूडियोज, जिन्होंने कई ब्रांचेस भी किए हैं, बट वो पॉपुलैरिटी नहीं लिया जो आपके पास है। ऐसा कैसे हो गया? पॉपुलर होने के लिए आपको काम तो बेस्ट देना ही पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट होता है। दिन रात उस पे जो मेहनत करते हैं, और हर दिन आप एक नई चीज़ों को डेवलप करोगे, तभी वो चीज़ आप हो सकते हैं। बट स्टिल आई थिंक जो भी पार्लर ओपन करता है और वो मेहनत करता है, और नो डाउट। जैसा आपने बोला कि स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करते हो तो वो रात के 2 बजे तक, 4 बजे तक मेहनत होती है। आई थिंक बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन स्टिल उसके बाद भी कोई 1-2 पॉपुलर हो जाता है। वो कैसे हो रहा है? मैम उसकी चीज़ें ऐसी होती हैं कि पर्टिकुलर तो टीम वर्क होता है। टीम वर्क को आप एक अच्छे से अगर मैनेज करके चल रहे हो तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्योंकि आप वन मैन आर्मी नहीं बन सकते हो, चाहे आप स्टार्टिंग हो या एंड हो, कोई भी हो, आपको टीम करना ही पड़ेगा। एक अच्छा टीम इज इक्वल टू योर सक्सेस। यस, एक अच्छी टीम आपको लेके चलनी एक अच्छी पड़ेगी। टीम ही है जो आपको, आपके ब्रांड को पुश करती है ऊपर की तरफ। हाँ। तो वो अच्छी टीम को मैनेज करना
में सबसे बड़ी डिफिकल्टी कब आती है? आ, हमारी अच्छी टीम की डिफिकल्टी तब आती है जब कोई नया बंदा हायर होता है और हमारी पुरानी टीम को ऐसा लगता है कि उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जा रही है, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं। यहाँ पे उसमें प्रॉब्लम आती है। तो 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, फिर जब आपको ये फील हो कि नहीं ये चीज़ें हो रही हैं, फिर आपको समझाओ उसको बिठा के कि आप हो, आपकी जगह नहीं कोई ले सकता, आपकी चीज़ें हम उसको सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई कल को आप भी चले जाओगे तो कोई तो सीनियर हमारे पास होना चाहिए ये करने के लिए। ये बट हमें टीम मेंबर को समझाना चाहिए। एंड फिर वो अगर वो समझ जाता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ट्रिक अपनानी जाती हैं कि जो उसके कन्विंस दिमाग किया जाए कि कन्विंस किया जा सकता है। भाई उसको भी सैलरी ग्रोथ चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि भाई एक्सपीरियंस, उससे भी एक्सपीरियंस बंदा आया, हमें लगा उसने डिमांड करी और हमें ज़रूरत है, हमने बंदा हायर कर लिया। फिर उसको लगा यार हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, उसकी डबल सैलरी कैसे हो सकती है, इतनी सैलरी कैसे हो सकती है। तो स्टिल उसको समझाया जाता है कि ये चीज़ें आप में भी होती तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि सलोन ओनर्स करते हैं। बहुत सालों, 5 साल हो गए और उसकी 500-500 रुपया बढ़ाते रहेंगे, वो भी खुश वो भी खुश। और कोई नया बंदा आया उसको आप जस्ट डबल पे कैसे रख सकते हो? ये होता है। एक्सपीरियंस हाँ, ये होता है। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी अगर हमें नीड है तो भी रखना तो पड़ता भी है, राइट? रखना पड़ता है। भाई अगर वो डिमांड कर रहा है कि मम्मी हमारे पास इतनी ब्राइड्स भरी पड़ी हैं, डेफिनेटली ना मैं वन मैन आर्मी बनूंगी ना वो बनेगी, हमें थर्ड पर्सन की ज़रूरत है और एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो हमें भले कभी ऐसा हुआ कि सारे स्टाफ मिल करके एक आज इस बात की डिमांड रखते हैं ऐसा, या 10 स्टाफ एक साथ खड़े हो गए? हाँ ऐसा, देखिए हमारी ओनरशिप जो होती है उसकी बॉन्डिंग कम अच्छी होती है और जो वर्किंग टीम होती राइट, है ना हाँ। उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। वो एकदम लीड करते हैं कि नहीं, जो लेबर जोन होता है ना, लेबर जोन बहुत स्ट्रांग होता है। हम्म। और जो ओनर जोन होता है उनमें मत ही नहीं होता है। वो अपने उसमें रहते हैं, ईगो में रहते हैं कि मैं ओनर हूँ, मैं तो सब करा लूंगा, मैं तो ये हूँ। लेकिन जब वो अच्छा, हावी होते हैं तो फिर कैसे हैंडल होता है? वो जब हावी होते हैं तो देखिए उनको इक्वली समझाना पड़ता है बैठा के, और उनको उन्हीं में बनना पड़ता है। देखिए आप कभी ओनर बन के उनको नहीं समझा सकते, आप उसी भाषा में उनको समझाओगे जिनमें वो समझ सकते हैं। आपको उनके बीच बैठना होगा, उनकी चीज़ों को समझना होगा, वो क्या चाह रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है, उनके मन में किस चीज़ का गुबार है। तब आप पर्सनली बैठोगे, सबकी पर्सनली पर्सनली आप अपने ऑफिस में बैठिए, उनका गुबार सुनिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। फिर आप इकट्ठा बैठाइए उनको, फिर जो भी चीज़ें हैं किसके किसके लिए हैं, हमारे लिए क्या है, फिर आप इक्वली उसको समझाइए। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने बहुत ज़्यादा लीड कर लिया हो, लाइक सबसे पुराना स्टाफ के अंदर मैंने देखा है सबसे पुराना स्टाफ जो होता है वो अपने आप को लीडर समझता है। लीडर समझता है। हम्म। उसमें क्या करते हैं, मतलब वो क्यों होता है और क्या करना चाहिए? तो ये जो पुराना स्टाफ होता है सबसे पहले तो उसमें लीडरशिप आ ही जाती है। तो मुझे लगता है कि और वो काम नहीं करना चाहता, वो अपने से नीचे लोगों को छोटे काम करवाना चाहता है। करवाना चाहता है। हम्म। तो ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि हर 2 साल 3 साल बाद हमें स्टाफ चेंज ही करने चाहिए। आप एक स्टाफ के साथ काम करोगे तो वो ईगोस्टिक होएंगे, आपके साथ मिसबिहेव कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, नहीं हो ही नहीं सकता है। फिर वो छोटे काम नहीं करना चाहेंगे। तो आप अगर 2 साल है 3 साल है, अगर वो उनकी शादी हो रही है, कुछ हो रहा है, वो खुद जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो भाई अगर वो आपका कैपेसिटी है कि आप उनकी सैलरी बढ़ा सकते हो बढ़ा दो, नहीं तो भैया ठीक है, अगर आपकी ग्रोथ कहीं है तो आप यू कैन कंटिन्यू। मैंने सुना है कि स्टाफ रिटेन करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप जब नया बंदा लाते हो तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो उसको ट्रेनिंग देनी होती है, सिखाना होता है, उस हाँ लेवल पे लाने के लिए ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीना तो मिनिमम लग ही जाता है। हाँ। कम से कम अगर बहुत एक्सपर्ट है तो 15 दिन। और अगर कोई पुराना बंदा है, लाइक उसको अगर हटाते हैं तो उसके अंदर एक ईगो आता है, हम्म। और चांसेस आर कि वो चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करे, जैसे पुराने क्लाइंट्स आपके
जैसे जो मतलब एक डीलिंग होती है जो, क्योंकि वो 3 साल से काम कर रहा है आपके पास, तो वो चीजें सीख चुका है जो ज्योति मैम को पर्सनली आती है। तो इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि दोनों ही केसेस में लॉस लॉस गेम है लग रहा है मुझे। हाँ, दोनों केसेस में लॉस है, पर कहीं ना कहीं हमें लॉस है कि कहीं किसी सी चीज़ों को तो उठाना है। हमें पता है कि हमारे सलोन लाइन में क्या होता है, 1 से 1.5 महीने का उनको टाइम पीरियड मिलता है, हमें भी मिलता है। हमें भी पता होता है अगले बंदे को हमें शिफ्ट करना है, कहीं भी जानना है, या फिर अगर ब्रांचेस हैं तो आप उसको अदर ब्रांचेस में शिफ्ट कर दो, नहीं निकालो। लेकिन ये है कि पता है हमें 1-1.5 महीने का टाइम है, तो आप अगले बंदे को हायर कर लो उसके पहले। वो चीज़ें सीख जाएगा, मैनेज करेगा। माना कि हम उसको नहीं निकाल रहे, उसकी शादी हो जाएगी, वो जाना ही है उसको, हम नहीं भी निकाल और रहे एक उस माइंड मेकअप करके भी चलना चाहिए आई गेस, कि जो आया है वो जाएगा ही वो जाएगा। जाएगा मैम, हमें जान निकालना ही है उसको। वो जाएगा या नहीं जाएगा, हमें उसको हटाना ही है, हमें प्रिपेयर होना है। और हमें वो न्यू बंदे के लिए पहले से प्रिपेयर। जब भी आप स्टाफ का बिहेवियर चेंज देखो, अगर वो बगावती रूप में है तो आपको उसको चेंज करना ही करना है। क्योंकि वो फिर अगर एक बार बंदा बगावत कर लिया, फिर वो पोलाइट आपके साथ कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे लेडीज़ों में एक बार मुंह खुल गया तो मुंह खुलता ही जाएगा। आप उसकी रिस्पेक्ट फिर ना तो पा सकते हो ना तो दे सकते हो। तो अगर स्टाफ का मुंह खुल गया और आपसे बगावत कर लिया या लीडर बन गया, तो कभी डाउन पे काम करेगा नहीं। कई बार मैंने ये भी नोटिस किया है कि जब कोई सीनियर के नीचे जूनियर आता है, तो एज अ सीनियर आर्टिस्ट कई बार कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, बाय नेचर भी बहुत अच्छे होते बहुत हैं, अच्छी बात। बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। तो जब हम उनके नीचे किसी स्टाफ को डालते हैं, तो वो स्टाफ से काम नहीं करा पाते हैं, वो खुद उनका काम करते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जितने देर में सिखाऊंगा उससे पहले तो कर लूंगा, मतलब ऐसा भी होता है क्या? तो ऐसा भी होता है। उस केस में तो जूनियर का फायदा ही फायदा है, और सीनियर जिसको हमने प्रमोशन दी है उसके लिए तो डिफिकल्ट हो गया। और क्योंकि वो अच्छा है उसे पता भी नहीं चल रहा है। नहीं, उससे ये होता है ना कि अगर आप वो सीख जूनियर का उसमें ये नहीं होता, लॉस नहीं होता है, ना ही फायदा होता है। क्योंकि जूनियर जो होता है वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस में कम होता है। अभी अभी मैंने कुछ दिनों पहले आपकी एक स्टोरी देखी थी, किसी सर के साथ आपके शायद आप किसी से इंस्पायर्ड हो ऐसा आपने डाला था, हाँ। और आप उनका कोई मास्टर क्लास अटेंड किया था आपने। हम्म। क्या ऐसी एक हैबिट थी, क्या ऐसा वो टेक्निक था जिसके वजह से आप उनसे इंस्पायर्ड थे? सबसे पहले तो वो मेल है, और मेल होके मेकअप कर रहे हैं, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो यही था हमारे लिए। प्लस मेल लोगों का ये होता है ना, जो काम करते हैं वो इतना फाइन करते हैं कि ऐसा लगता है कि यार हम कुछ नहीं है उनके आगे। समटाइम्स होता है ना कि काम हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में ऐसी क्या कला है, ऐसी क्या फिनिशिंग है जो हम नहीं दे पा रहे हैं। तो बस यही था कि भाई उनके हाथों में वो शफा है, वो फिनिशिंग है, वो ग्लो है, कि जो वो करते हैं वो आज भी हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। कोई ऐसा सीखने के ट्रिक? बाद भी वो नहीं आता है, एक दिन में नहीं आता, आया ही नहीं वो। तो वो कहते हैं ना कि मम्मी से सीख लो, पर उनके हाथ का जो खाना है नहीं आ सकता। वो कभी नहीं आ नहीं आए, सकता। मम्मा के हाथ का स्वाद आएगा ही नहीं। काइंड ऑफ आप बना लोगे, वेराइटीज ऑफ बना लोगे, उससे अच्छा बना लोगे, लेकिन सेम वो जो एग्जैक्ट टेस्ट आएगा जो उनके, बचपन से हमने खाया है वो आप अपने हाथों में ला ही नहीं सकते। तो बस वही होता है कि हर किसी का अपना एक एक्सपर्ट जो ट्रिक होता है, वो उसमें इनबिल्ट होता है। मुझे लगता है गॉड गिफ्टेड भी होता है कुछ लोगों को। ऐसा कोई ट्रिक जो आप सोशल मीडिया पे अप्लाई करते हो अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए? ऐसा तो कुछ नहीं है, बस अपने काम को ही प्रमोट करती हूँ, कुछ अलग नहीं होता है। हाँ, जब मैं न्यू न्यू सलोन खोलती हूँ या मेरा सलोन डाउन होता है तो ऑफर्स वगैरह निकालती हूँ, या फिर चिट वगैरह का ट्रिक होता है, या फिर ऐसा होता है कि हाँ भाई कुछ इतने पैकेजेस पे कुछ चीज़ें फ्री हम देंगे, कुछ ऐसा ट्रिक एंड ट्रिप्स अपनाते हैं हम। एंड समटाइम्स होता है कुछ गिफ्ट भी करते हैं। That's it। एट होम मेकअप्स के लिए भी जाते हो? और मैंने नहीं, कभी देखा नहीं है। मैं नहीं जाती हूँ, मेरे आर्टिस्ट मैं भेजती हूँ।
मतलब अगर कोई, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई गया हो और वहाँ वैनिटी का कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट सामान मिस हो गया हो ले जाना? हुआ है। हुआ है वैनिटी का, और बहुत इम्पोर्टेंट सामान हुआ है, जो लैशेस ग्लू, ओके, वही नहीं है। तो फिर कैसे मैनेज हुआ? तो बस आज ब्लिंकिट तो टचवुड ब्लैंकेट हमारे ब्लिंकिट आ गया, तो ब्लिंकिट वालों को थैंक यू। तो वहाँ पे अवेलेबल हो गया। तो काफ़ी कुछ लिटरली, मतलब मैं लिस्ट बना चुकी हूँ। अब मैं सबसे पहले यहाँ से उठने के बाद मैं एक पेपर पेन ले करके जितनी चीज़ें आपसे सीख ली है मैं वो सारी चीज़ें एक बार उसको नोट डाउन करूँगी, ताकि मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ और आपको शॉर्टकट में 4 टिप्स बताऊंगी जो यस मेकअप के यस क्योंकि यस मुझे एक यस। नया कंटेंट भी आ गया है यहीं पे तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई थिंक ये पूरा सेशन हम लोग का 2 ढाई 3 घंटे का चल गया है। आराम हो से सकता है क्लिप्स कट हो जाए, हो सकता है कुछ मर्ज हो जाए, तो लेकिन जो चीज़ें मुझे आज पता चली है इसमें से 90% ऑफ थिंग्स मुझे नहीं पता थी। एक तो सबसे पहले आपका जर्नी, जो बिल्कुल मुझे लगता है किसी कि को नहीं पता है। किसी को नहीं पता है, आज पहली बार हमारे चैनल के थ्रू पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। दूसरा, एक बहुत सारे मिथ, जैसे कोर्स करना ज़रूरी होता है, आपने किया, एक सक्सेसफुल करियर बनाया, और कोर्स किए बिना बनाया, प्रैक्टिस की, ये इंपॉर्टेंट है। लोग ये सोचते हैं कोर्स किए बिना स्टार्ट हो गया, प्रैक्टिस की, डे नाइट उसी के बारे में सोचा, उस पर कई अलग तरीके से अप्लाई किया। प्लस हम जनरली लोग क्या करते हैं, कोर्स लेने के बाद फ्रीलैंसिंग करते हैं, बट टुडे यू टोल्ड जॉब इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्रीलैंसिंग। फ्रीलैंसिंग तब करना है जब आपके पास ऑप्शन ना हो जॉब करने का। फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब पे जॉब करनी की है। करनी। फोर्थ, आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स पे अप्लाई करना है, और अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। प्रमोट करना है। फिफ्थ, मुझे समझ में आया कि आपको कॉल्स करने हैं, कॉल्स करने और वो हैं, हाँ डेली कर रहे हैं, डेली करना है। और मिनिमम 200 है, मतलब ये मिनिमम है। तो वो 200 नंबर, चाहे आप, मुझे जो समझ में आया, कुछ आपने बताया कि पुराने क्लाइंट से लिंक बना के आप 500 बना लो, या फिर मुझे एक आइडिया और आ रहा है कि आप इंस्टाग्राम पे डीएम्स कर सकते हो, हाँ क्योंकि एग्जैक्टली। सब